हाँ जी बच्चों, तो पिछली वीडियो में हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन निकाला था। इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन जो आपके माइंड में आ जाता है कभी कभी, कुछ बच्चे इस चीज़ को EVA/2, कुछ बुक्स के अंदर इसी को EVR/2 भी ले देते हैं, क्योंकि जस्ट यहाँ पे एक ही जगह R मिलेगा आपको। ओके, तो ध्यान रखना इस बात का, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, सिर्फ जो है नोटेशन का फर्क है कुछ बुक्स के अंदर। तो M = EVR/2 भी आपको मिल सकता है इन सम बुक्स। तो इट डजेंट मैटर, आपको कुछ किसी बुक में कुछ होता है, किसी बुक में कुछ होता है, तो इट डजेंट मैटर। तो M = EVR/2। अब आगे वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कुछ और एलिमेंट्री टर्म्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को उसमें लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग, जो कि हमें नील्स बोहर ने हेल्प की थी लिखने में। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M = EVR/2 है जैसे कि। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ध्यान रखने की बात क्या है, ये जो मैं स्मॉल m लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब ये पोल स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि अगेन वी आर रनिंग आउट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम ही अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट से अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट भी करेंगे। जैसे स्मॉल m से पोल स्ट्रेंथ भी होता है, स्मॉल m से मास भी होता है। ओके, तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। ओके, तो ये MVR यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये किसके इक्वल हो गया, E में 2m, तो एज इट इज इनटू MVR। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दी बोहर, ये MVR क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। नाउ अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट, ओके, सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग MVR जो होता है वो क्या होता है, NH/2π के इक्वल होता है बच्चों। ओके, यहाँ पे N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, H प्लैंक्स कांस्टेंट, 2π इज अ कांस्टेंट दैट इज 2π। ओके, अब MVR के अंदर हम लोग पुट कर देंगे NH/2π बच्चों। तो कैपिटल M = E/2m इंटू NH/2π। ओके, तो कैपिटल M = E/2m इंटू NH/2π। तो ये एक और हमारे पास फॉर्मूला आ गया है ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इसके अंदर हमको क्या बेटर, हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये जो n है, दिस इज अ नंबर जो कि डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ये हमें कैसे पता लगता है, ये कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे M = n टाइम्स EH में 4πm। ओके, तो ये मतलब ये मुझे क्या बता रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूं तो n अगर वैल्यू 1 है तो वो क्या बता रहा है मुझे, n की वैल्यू जैसे मैं 1 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर पहली ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करने पे आ जाएगा, 2 पुट कर दिया तो सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा, 3 पुट कर दिया तो थर्ड ऑर्बिट में आ जाएगा। ओके, तो EH/4πm वो क्या होता है, दिस इज द बोहर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो EH/4πm जो है मुझे ये बताता है बोहर मैग्नेटॉन, इसको n टाइम्स μb। ओके, m = n वेयर μb EH में 4πm। इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटॉन, क्योंकि बोहर ने सबसे पहली बार इसके बारे में बताया था, इसको बोहर मैग्नेटॉन भी बोला जाता है। और EH में 4πm इसकी वैल्यू होती है। आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत इजीली। आप ये आई एम गिविंग दिस वर्क टू, EH और 4πm की वैल्यू पुट करें और आप जो है ये μb यानी कि बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू निकाल के बताएं, तो आपको पता लगेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उसके अंदर उसका जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट इट। और इसके अलावा एक और चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। जायरोमैग्नेटिक रेशियो अगेन हमें बोहर ने बताया था। जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये देखो, it is the ratio of the magnetic dipole moment and the angular momentum of an electron. This is a constant value. Okay, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, देखो क्या है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। मैं इसको रब कर दूं आपके लिए, तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ये बोहर मैग्नेटॉन है आपका,
इसकी वैल्यू आई एम लीविंग फॉर यू टू कैलकुलेट पुट करके। तो दूसरा हम लोग कांस्टेंट निकाल रहे हैं जिसका नाम होता है क्या, जायरो मैग्नेटिक रेशो पूछा जाता है 1 नंबर में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जायरो मैग्नेटिक रेशो। तो यस, तो जायरो मैग्नेटिक रेशो, जायरोमैग्नेटिक रेशो क्या होता है बच्चों, जायरोमैग्नेटिक होता है रेशो किस किस के बीच में होता है, इट इज द रेशो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशो होता है उसको जायरोमैग्नेटिक रेशो भी बोल देते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, m डिवाइडेड बाय स्मॉल m v r हो गया यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू, अब मैं m v r को नीचे ले जाऊँ, क्या बच गया, e बाय 2m, इट इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय 2m। तो जायरोमैग्नेटिक रेशो G इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 2m। ध्यान दो, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज अ कांस्टेंट वैल्यू, स्मॉल m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू। तो दिस इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, या वो किसी भी ऑर्बिट में हो, जायरोमैग्नेटिक रेशो की वैल्यू उसके लिए सेम ही रहेगी बच्चों। ओके, तो कुल मिला के हमें क्या समझ आया यहाँ पे से कि हम लोग जो है एक, अगर मैं एक ऑर्बिट की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हूं तो मेरा जो है अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं तो मेरा क्या रहेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी अ कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू बोहर मैग्नेटॉन। सेकंड ऑर्बिट में डबल हो गया, थर्ड ऑर्बिट में ट्रिपल हो गया, मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बढ़ता जाता है। तो जितनी ज़्यादा हायर लेवल के अंदर मैं पहुंचूंगा, जैसे मान लो कि मैं, जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन के केस में हम लोग थर्ड ऑर्बिट के अंदर होते हैं। तो थर्ड ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है मेरा तो वो क्या करेगा, उसका ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके इलेक्ट्रॉन की वजह से। म्यू नॉट एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा, म्यू नॉट 2m बाय में 4 पाई r का क्यूब होता है। ओके, तो वो m के ऊपर डिपेंड कर, जितना ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो थर्ड ऑर्बिट के अंदर है हम लोग तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, फोर्थ के अंदर है तो और भी ज्यादा होगा। तो डिपेंड करेगा कौन सी ऑर्बिट के अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना ज्यादा उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाला है बच्चों। ओके, तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जायरोमैग्नेटिक रेशियो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे अगर 3D में बात करूं आपसे, तो ये था मेरा एक एटम की बात हो रही थी। लेकिन अगर मैं एक पूरे सॉलिड की बात करूं अपने, तो उसके अंदर ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो इसको मैं रब कर दूं एक बार, तो अगर हम लोग ये मैंने एक 3D मैग्नेट बना दी मान लो। ओके, लेट अस अज्यूम कि दिस इज अ मैग्नेट, दिस साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है इसका। ओके, तो इसके अंदर कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो क्या कर रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से जो है रोटेट कर रहे होंगे। कोई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर रोटेट कर रहा होगा, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। ओके, तो देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रोटेटिंग इन दिस काइंड ऑफ सॉलिड, जो कि एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो अब हम करने के वाले हैं, हम लोग ये देखेंगे कि ये जो करंट्स हैं इनके अपने आप में जो है कुछ ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये जो है ना एक एडिशन शो करते हैं, जिसकी वजह से देखो इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, हर एक की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। और हमें एंड रिजल्ट मिलता है कि इस पूरी मैग्नेट के अंदर एक बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग ये जो छोटे छोटे लूप्स हैं वो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे ये पूरा का पूरा जो सॉलिड है ये एक जो है सोलेनॉइड की तरह एक्ट कर रहा हो, जिसके अंदर कई तरह के लूप्स जो हैं वो बन रहे हों। इस प्रकार से हम लोग इसको इमेजिन करने वाले हैं हम लोग। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, के किस प्रकार से एक बार मैग्नेट एक सोलेनॉइड की तरह एक्ट करके मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए जनरेट कर सकता है। तो लेट अस डू दिस इन द पार्ट। हाँ जी बच्चों, तो
अब कंसिडर करते हैं कैसे एक बार मैग्नेट को एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड हम लोग बता सकते हैं, वो कंसिडर कर सकते हैं। ओके, ये डेरिवेशन आपसे दो तरह से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जा सकता है, कैसे कि एक तो ये पूछ सकते हैं कि हाउ अ बार मैग्नेट कैन बी एन इक्विवेलेंट टू अ सोलेनोइड, पहला पॉइंट। दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड एट पॉइंट पी। तो ये सेम क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है। तो देखते हैं आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले लेट अस कंसिडर दिस मैग्नेट, ये हमारे पास एक मैग्नेट मैंने ली है यहाँ पे। ओके, लेट अस कंसिडर दिस मैग्नेट एज अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 2L एंड n स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हमने यह बोला इसके पर यूनिट लेंथ के अंदर जो है स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगी। ओके, कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx, हमने एक ये एलिमेंट ले लिया इसके अंदर जिसकी थिकनेस dx है, विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सोलेनोइड। ओके, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट फ्रॉम एट अ पॉइंट P। उसके बाद हम क्या करेंगे, मुझे पूरे की वजह से निकालना है। सबसे पहले मैं इस एलिमेंट की वजह से निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे के पूरे इस सिस्टम के ऊपर, पूरे के पूरे इस सोलेनोइड के लिए। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट के अंदर कितने टर्न्स रहेंगी। हमें पता है कि पर यूनिट लेंथ के अंदर जो है कितने टर्न्स हैं, स्मॉल n है। तो dx लेंथ के अंदर कितनी होगी, स्मॉल n इंटू dx। तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस स्मॉल एलिमेंट। ओके बच्चों, अब क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट एट पॉइंट P। इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालना है तो क्या करूंगा, अभी क्या कर रहा है, दिस इज नथिंग बट अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ओके, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से जो है आपको क्या करना है, P पॉइंट के ऊपर अपना मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, तो आप सिंपली ये बोलेंगे कि अगर इसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है तो वो म्यू नॉट I इंटू जो भी इसका रेडियस है A, तो म्यू नॉट I इंटू A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जो ये डिस्टेंस दे रखा है टोटल, देखो यहां से सेंटर से लेके इस तक का डिस्टेंस r है, तो यहां इस एलिमेंट से लेके p का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये देखो, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो मैंने उसको सिंपली मॉडिफाई किया थोड़ा सा, इन की पावर 3/2। तो ये मेरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, नथिंग डिफिकल्ट इन दैट। ओके, अब हम नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि n को की वैल्यू स्मॉल n इंटू dx कंसिडर कर लेते हैं। और दूसरा हम लोग क्या एजम्पशन करने वाले हैं, इफ दिस पॉइंट P इज वेरी मच फार अवे फ्रॉम दिस सोलेनोइड। ओके, इस मैग्नेट से काफी दूरी पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो इफ अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने वाले हैं थोड़ा सा, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a एंड r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x ऑल्सो। ओके, तो जब r है वो a से ही बड़ा है और जो ये डिस्टेंस x है उससे भी काफी बड़ा है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, एक तो हम लोग यहाँ पे देखो नीचे r माइनस एक्स की जगह में r पुट कर दूंगा, a जो है उसको हटा देंगे, r का क्यूब, जो सिंपल इक्वेशन हमारी हमने कंसिडर करते थे वो आ जाएगी। अब n की जगह जो है हम लोग स्मॉल n dx भी पुट करेंगे, वो ये हो चाहे ना हो, ये तो पुट होगा ही होगा। ओके, तो db is going to be mu naught I into a square into small n dx divided by 2 times small r का क्यूब। दिस इज द अप्रोक्सीमेट मैग्नेटिक फील्ड इफ these conditions are satisfied। तो ये आ गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू these conditions। ओके बच्चों, अब क्या करना है, हमें इसको सिर्फ इंटीग्रेट कर देना है dx लेंथ को, कहां से कहां तक, देखो ये मेरा ओरिजिन है O, ये माइनस एल, ये प्लस एल, तो इंटीग्रेट कर देना है dx को फ्रॉम दी माइनस एल टू प्लस एल। तो लेट अस डू इट। तो कुछ नहीं है, बहुत ही इजी टास्क है हमारे लिए ये। तो ये आपको आता है db, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। यहां तक तो ओके है, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सिर्फ इंटीग्रेशन क्या बचा, dx का बच गया फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। ओके, अब आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो आपके पास क्या आ जाएगा, l माइनस माइनस एल यानी कि 2l हो जाएगा यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, म्यू नॉट आई इंटू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल r का क्यूब इंटू स्मॉल n इंटू
L। तो बच्चों ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट या फिर ड्यू टू दिस सोलेनोइड, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ओके, आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देखिए कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है बच्चों। तो यदि हम इसको कंसीडर कुछ इस प्रकार से करें कि स्मॉल n इंटू टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी वो मेरी। ओके, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं दीज आर नथिंग बट दी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, इसको हमने जो है इसको हम लोग n नॉट से बोल दें तो इसको हम लोग जो है क्या बोल सकते हैं, ये कैपिटल N बोल दें, चाहे इसको हम लोग n बोल रहे हैं तो इसको n नॉट ही बोल लेंगे। तो यस, तो दीज आर नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू दिस होल सोलेनोइड। ओके, तो इसको हम लोग n नॉट पुट कर देते हैं, सॉरी आई एम नॉट हैविंग दैट मच स्पेस हेयर, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए का स्केयर इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग n नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2r का क्यूब। ओके बच्चों, अब अगेन यू कैन कन्वर्ट दिस